जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जीव विज्ञान और पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था और मैथ ये 3 सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं। तो अभी तो फिलहाल तीनों में लगातार वीडियो नहीं डला रहा। तो उसी सीरीज के तहत हम आज बायोलॉजी के मतलब कि सेक्टर में आज आपको पादप उत्तक के बारे में बता रहे हैं। पादप उत्तक होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कौन सा उत्तक का क्या कार्य है, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा जाइलम, फ्लोएम, स्थूल कोणोत्तक, विभज्य उत्तक, अस्थायी उत्तक, जटिल, सरल, बहुत तरह की चीजें। ठीक है, आप हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले उत्तक होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर का ले या किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती थी? सेल होती थी। क्या होती थी? सेल, जिसको कि हम लोग कोशिका कहते थे। तो बहुत सारे कोशिका के जुड़ने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। और बहुत सारे उत्तक के जुड़ने से क्या बनता है? अंग बनता है। और बहुत सारे अंग के जुड़ने से क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सेल के जुड़ने से क्या कहते हैं? सेल प्लस सेल प्लस सेल, एक तरह के सब मिलके ये उत्तक बन जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इसको आप समझे होंगे कि सेल के जुड़ने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। अब समझिए, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया। जैसे देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। लेकिन देखिए, उत्तक का अलग होता है। तो उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एन ग्रे। क्या नाम था बाबू? सॉरी, एन ग्रे नाम था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने उत्तक शब्द का प्रयोग किया था कि उन्होंने मतलब बढ़िया से देखा सूक्ष्मदर्शी से, फिर बोला कि अच्छा, कोशिका सब मिलकर जुट के एक विशेष प्रकार का कोशिका सब जुट के एक उत्तक का निर्माण करता है। तो उसको उत्तक बोले, उस तरीका के समूह को क्या बोले? उत्तक बोले। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कौन बोले? एन ग्रे। तो उसी तरीका से उत्तक का अध्ययन क्या कहलाया? तो इसको औतिकी कहते हैं, भौतिकी नहीं, औतिकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश याद कीजिएगा, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो आज हम मानव उत्तक के नहीं, मानव उत्तक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। मानव उत्तक भी बहुत मतलब विशाल है, तो आज हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप उत्तक किस में रहेगा? पादप में रहेगा। पादप यानी पौधा, पौधा यानी वृक्ष, झाड़ी, समझ गए, घास फूस, ये सब में सब पादप है। तो पादप उत्तक का क्या कार्य है? यह पादप को संरचना, क्या चीज? संरचना, संरचना मतलब समझ रहे हैं, उसकी संरचना कैसे कैसे बना है। ठीक है, वृद्धि और लचीलापन इसको प्रदान करता है पादप उत्तक। देखिए, पौधे में क्या प्रदान करता है? संरचना, वृद्धि और लचीलापन। और यही लचीलापन इसका क्या कहलाता? यांत्रिक गुण कहलाता है। ओके, हम लोग ध्यान रखेंगे, संरचना, वृद्धि और लचीलापन प्रदान करता है। अब पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक मतलब विभाजन करके, ठीक है ना, हमेशा विभाजन करते रहता है। जैसे मान के चलिए कोई उत्तक है, कोशिका के समूह है। क्या है? कोशिका के समूह है, लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ, ये आधा उत्तक के कोई खा गया। क्या किया? आधा उत्तक के कोई खा गया, तो फिर ये आधा उत्तक मार के पूरा उत्तक बन जाएगा। समझ रहे? तो ये विभाज्य उत्तक हुआ, यानी विभाजन करेगा। एक होता है अस्थायी उत्तक। ये विभाजन करते करते, विभाजन करने वाले ही उत्तक विभाजन करते करते एक समय जाके विभाजन की क्षमता खो देती है और अस्थायी उत्तक का निर्माण कर लेता है, और उसको क्षति पहुंचाने पे क्षति होती है वृक्ष को। तो समझेंगे पहले विभाज्य उत्तक होती है किसमें, मतलब विभाज्य उत्तक, उत्तक क्या होता है? ठीक है, इसको मेरिस्मेटिक कहते हैं, आप समझते हैं। ठीक है, पादप उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक विभाज्य उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। तो हम सबसे पहले विभाज्य उत्तक के बारे में डीप चर्चा करते हैं। विभाज्य उत्तक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विभाज्य उत्तक हम क्या समझा कि यह विभाजन करेगा, वैसा पादप को वैसा उत्तक जो विभाजन करता है। ठीक है, इसमें एक होता है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, एक होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक, और एक होता है अंतःपृष्ठीय विभाज्य उत्तक। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। किसको समझेंगे? शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक को। ठीक है, अब समझिए, इसमें हिंदी में लिखा है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, यानी शीर्ष। शीर्ष कहाँ होता है? एक पौधा को आप, ठीक है ना, कबार लीजिए हाथ में, देखिए शीर्ष करने हैं, उसको देखिएगा कि सर पर, यानी कि देखिए जैसे मान के चलिए पौधा ई कुछ हो गया, इसका शीर्ष हो गया। अगर इसमें कोई तना फूजल है तो इसमें भी जो तना होगा उसका भी एक शीर्ष होगा। एक जड़ होता है, देखिए जड़ में भी नीचे की ओर एक शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब क्या समझे? किधर का भी सबसे लास्ट छोर। जैसे मान के चलिए हाथ का शीर्ष को चाहिए, ये उंगली के शीर्ष यह हो गया, यह हो गया। इसी तरीका से पौधा का शीर्ष, यह देखिए ऊपरे वाला हो गया, तना वाला हो गया, जड़ वाला हो गया, सबका अपना अपना शीर्ष होता है। तो ये क्या करता है? शीर्ष में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, अब बात को समझिए। जैसे मान के चलिए पौधा, पहले छोटा पौधा है,
ठीक है, इस शीर्ष में रहेगा, निचूर रहेगा, उपराहू रहेगा, जो भी रहेगा ये बढ़ावेगा तो पौधा को ऊपर की ओर खींचेगा, ये बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, नीचे की ओर भी इसका जड़ धंसते चल जाएगा। कोई मान के चलिए तना है, इसको में भी रहता है, बढ़ते चल जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इस शीर्ष में भी पाया जाता है पौधे के, तना में भी पाया जाता है और जड़ में भी पाया जाता है। इसका क्या कार्य है? पौधे का प्राथमिक लंबाई बढ़ाना। देखिए सर्वप्रथम जो ये रहता है पौधा, इसके प्राथमिक लंबाई को कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, हमको लगता है कि इसको आप अच्छा से समझ पाएंगे। इसको एपिकल, ठीक है ना, एपिकल मेरिस्मेटिक बोलते हैं, यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक। इंग्लिश समझ लीजिए, एपिकल माने शीर्षस्थ विभाज्योतक, मतलब शीर्षस्थ होता है, लेटरल माने पार्श्व, और इंटरकर्स माने अंतर्वृष्टि। अब समझ गए शीर्षस्थ। अब पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या समझे हैं? अंदर में, बीच में। देखिए पार्श्व विभाज्योतक नाम से सुनने में लग रहा है कुछ, इसका हिंदी देखिए, लाइटरल, लाइटरल मतलब चौलाई। आप समझिए इसका क्या कार्य है? जैसे कोई पौधा है, ठीक है, अब खाली शीर्ष में पावल जाएगा तो घींच के उसको लंबा कर देगा। कोई कोई आदमी के देखे हैं बहुत पतला रहेगा और एकदम लंबा होते चल जाएगा, या कोई कोई पेड़ एकदम पतला बहुत रहेगा, बहुत लंबा रहेगा। समझिए उसमें शीर्षस्थ विभाज्योतक ज्यादा पाया जाता है। उसमें किसकी कमी होगा? पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक का क्या कम है? उसकी चौलाई यानी गोलाई यानी मोटाई में वृद्धि करना। ठीक है, तो देखिए पार्श्व विभाज्योतक का क्या कार्य है? यह तना में पाया जाता है, और क्या चीज में पाया जाएगा? जड़ में भी पाया जाएगा। शीर्ष में नहीं पाया जाएगा, इसको शीर्ष थोड़े बढ़ाना, इसको मोटाई बढ़ाना। तो जड़ की भी मोटाई बढ़ता, तना की भी मोटाई बढ़ता, शीर्ष तो ऊपर की ओर घिंचाल जाता है। ठीक है, टहनी जिसको बोलते हैं, टहनी, ठीक है ना, टहनी में नहीं पाया जाता है, तना में और जड़ में। इसका काम क्या है? मोटाई बढ़ाना। तो एक वृक्ष होता है कैबियम नाम का, उसमें बहुत फूल मात्रा में पाया जाता है। कौन? पार्श्व विभाज्योतक। इसके कारण क्या होता है? वो एकदम पूरा एकदम हेल्दी होता है, पूरा मोटा होता है एकदम, मतलब ऐसे करके, या देखते होंगे पीपर ऊपर के पेड़ सब में, खास करके वो कैबियम वृक्ष होता है, उसमें खूब पाया जाता है, खूब चौला होता है, समझे। और वो जो होता है, ये भी समझ लीजिए, पार्श्व विभाज्योतक जो है, ठीक है ना, इसका देखिए बताते हैं, जब बसंत ऋतु आएगा ना, वर्षा वाला, तो ये खूब बढ़िया से फायदा करेगा। और कैबियम नामक वृक्ष में तो पावले जाता है भरपूर मात्रा में, तो बसंत के ऋतु में पूरा मोटा करता है। लेकिन जैसे ही आ जाता है सर्दी, ये काम अपना धीरे धीरे करता था। जितना मोटा रहता है ना, उतने पर रुकल रहता है सर्दी के दिन में, याद रखिएगा। कैबियम नामक जो वृक्ष होता है, उसमें पार्श्व विभाज्योतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वह बहुत चौला होता है, या बहुत चौलाई उसकी बहुत तेजी से बढ़ती है। बसंत ऋतु में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और सर्दी ऋतु में उतना ही कम। ठीक है, समझ गए पार्श्व विभाज्योतक। अब देखिए अंतर्वृष्टि विभाज्योतक, लागले है अंत यानी अंदर, क्या वृष्टि यानी अंतर को बढ़ाता है। आप समझिए इसका क्या काम है, समझिए। आप देखे होंगे कि हम लोग घास बुनते हैं, खेत में क्या बुनते हैं? घास बुनते हैं। बकरी कोई के भूसा, या भैंस या गाय कुछ हो, घूसा, और उसका घास जल्दी जल्दी, घास हो गया या झरला हो गया, ये सब समझ में करते हैं, मकाई हो गया, चढ़ जाता है। तो चढ़ जाता है तो पूरा थोड़े ना एकदम कवार लेता है, नहीं ना, सुनते ऊपर से चढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये क्या है? घास है, ठीक है। अब घास के कौन किया, बकरी इतना दूर चढ़ गया, तो क्या सोचते हैं सूख जाता है? नहीं, ये फिर से जैसे तैसे फूसता है, अब फूसते 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 बढ़ जाता है। यानी ये जो है अंतर्वृष्टि विभाज्योतक, इसका काम क्या है? अगर कोई पौधे को, या कोई मतलब कि घास फूस को, अगर कोई मान के चलिए कि जानवर चढ़ गया, तो ये अंदर से बढ़ाता है, ये अंदर पावल जाता है। किधर पावल जाता है? अंदर में पावल जाता है। और जैसे ही ऊपर से कोई चढ़ जाता है शाकाहारी पशु, तो तुरंत इसको फुसफुसा देता है, और फिर से एकदम जल्दी 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 निर्माण कर लेता है, उसको एकदम सेम अपना पहले के आकार में ले आता है। अब बाकी फिर तो शीर्षस्थ विभाज्योतक जो रहता है, साइड से यहाँ पहुंचता, लंबाई में घिसता। यानी समझ लीजिए शीर्षस्थ विभाज्योतक का काम क्या है? शीर्ष को बढ़ाना, चाहे वह पौधा का शीर्ष हो, या तना का शीर्ष हो, या जड़ का शीर्ष हो। पार्श्व विभाज्योतक दूसरा नंबर क्या कहता है? मतलब कि चौलाई में बढ़ाना, चाहे वो जड़ का चौलाई हो, तना का चौलाई हो, शीर्ष पे नहीं पाया जाता। अंतर्वृष्टि विभाज्योतक का क्या कार्य है? ये है जो कि कोई वैसे पौधा जिसको किसी कारणवश कोई चढ़ गया या कोई खा गया, ठीक है ना, तो ये अंदर से बढ़ाता है, अंदर से एकदम फिर से उसी तरीके के आकार को लाता है। जैसे हम लोग के शरीर में घाव हो जाता है, तो गहरा हो जाता है, फिर अंदर से धीरे धीरे भरता है, समझ रहे ना, वही है ये वाला अंतर्वृष्टि विभाज्योतक। लेकिन ये पादप में होता है। हमको लगता है विभाज्योतक, ठीक है ना, मतलब विभाज्योतक जो होता है उत्तक, उसके बारे में आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। अब दूसरा क्या होता है? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल मतलब सरल, और जटिल मतलब समझ जाइए जटिल। देखिए सरल उत्तक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रकार के ही कोशिका से बना होता है। जैसे समझिए एक प्रकार के कोशिका, एक ही प्रकार के काम करे वाले एक ही प्रकार के कोशिका से बन के क्या होता है सर, ढेरे प्रकार के, कोई ही काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, सब मिल गया तो जटिल कोशिका का निर्माण करता है। तो पहले हम सरल
पादप में अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आने वाले सरल कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अस्थायी उत्तक का निर्माण पहले कैसे होता है, ये समझिए। यही जो विभाज्य उत्तक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मान के चलिए अंदर में पावल गया उत्तक, आधा चढ़ गया, फिर आधा तुरंत फुदफुदा के तुरंत से पूरा के निर्माण कर लिया, ठीक है। तो यही जब विभाज्य उत्तक बहुत बार बढ़ता है, बहुत बार देखिएगा कि घास चढ़ जाएगा ना बकरी, तब फिर वो पुराना अवस्था में नहीं आता, रुक जाता है, समझे। इस तरीका से मतलब जब ये अपना विभाजन करने की क्षमता खो देता है, तब जाके वो अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है, समझिए। विभाज्य उत्तक जब अपना विभाजन करने की क्षमता खो देता है, तब यह अस्थायी उत्तक कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, विभेदीकरण, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का होता है। आप समझिए, सरल उत्तक, अस्थायी उत्तक में जो सरल उत्तक होता है वो एक ही प्रकार के सेल से बना होता है, जटिल उत्तक जो होता है विभिन्न सेल से बना होता है। आप समझिए, सरल उत्तक में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक मृदोत्तक, जिसको कि इंग्लिश में नहीं पूछता, इसको हिंदी में लिख देगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, यानी हिंदी में मृदोत्तक, स्थूलकोणोत्तक और डिडोत्तक। इंग्लिश खास करके याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है। आप समझिए, हिंदी दे दिया तब तो आप लोग बड़ी कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए, सरल उत्तक में एक उत्तक मरल होता है, यानी मृत होता है, उसको पकड़िए। इसको हिंदी को चाहिए मृदोत्तक, लग रहा है कि मरल होगा, लेकिन नहीं, मृदोत्तक नाम में तो मृ लगल है, लेकिन नहीं, जीवित उत्तक होता है। और ये कहाँ पावल जाता है, कोमल जगह में, जैसे पत्ता हो गया, टूसा हो गया, समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो मुलायम सॉफ्ट तना होता है उसके जगह में ही पाया जाता है। और ये क्या करता है, पौधे को, इंग्लिश समझिए, पेरेन्काइमा यानी मृदोत्तक क्या करता है, पौधे को कोमलता प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है, कोमलता। अब पत्ता होगा हार्ड तो गड़बड़ा जाएगा, इस कोमल रहता है, हवा हुआ चलेगा टूट जाएगा। अब समझिए, पत्ता के बारे में कोमल जगह में पाया जाता है, सिंपल याद रखिएगा, पौधे को कोमलता कौन प्रदान करता है, पेरेन्काइमा। अब एक होता है स्थूल कोणत्तक, जिसको कोलेन्काइमा कहते हैं। इसको में लागले है कोन, कोन मतलब कितनों भिगड़ी कोन पर छूट जाए। आप जैसे देखते हो कि अमरूद के पेड़ पर चढ़ते होंगे, तो उसका डाली पर जब आप चढ़ते हैं तो देखते हैं वो लप जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। यानी यह क्या करता है, स्थूल कोणत्तक लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, खास करके तना को लचीलापन देता है। अब देखिए, पेड़ उड़ में कुछ होता है, बहुत सारा फल लग जाता है, आमों में, सॉरी, हाँ, आम के पेड़ में या कटहल के पेड़ में लप जाता है, लेकिन टूटता नहीं। तो लचीलापन कौन प्रदान करता है, स्थूल कोणत्तक। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ थोड़ा सा लपेगा, टूट जाएगा। जैसे समझिए, शुरू में क्या रहता है, विभाज्य उत्तक रहता है, छोटा मोटा पौधा में देखिए तनी सुन ऐसा कीजिएगा तो फट से टूट जाएगा, लेकिन देखिए धीरे धीरे वो विशाल होता है, तो उसमें यही विभाज्य उत्तक मतलब कि विभाजन करने की क्षमता खो देता है। कौन सी बन जाता है, मृदोत्तक, स्थूल कोणत्तक, दीर्घोत्तक, इस सब का निर्माण करता है। स्थूल कोणत्तक का क्या कार्य है, लचीलापन प्रदान करता है। तो धीरे धीरे जैसे पौधा बड़ा होगा, ये सब की मात्रा बढ़ेगा, तो उसमें और लचीलापन बढ़ेगा। कुछ पेड़ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अमरूद में खूब जबरदस्त होता है, ठीक है, समझ गए। मृदोत्तक क्या होता है, कोमलता प्रदान करता है। स्थूल कोणत्तक क्या होता है, लचीलापन प्रदान करता है। एगो कोमल बना दिया, एगो लचीलापन बना दिया। अब समझिए, पेड़ पौधा है, इसको गायों सिंह मारेगा, बैलो सिंह मारेगा, बकरियों ढूंसी मारेगी, और आदमियों आई लव यू लिख देगा पेड़ पर, समझ रहे हैं ना। आजकल लैला मजनू के प्यार जैसा सबके प्यार हो गया, अंधा बहिरा वाला पेड़ पर लिख देता है। आप तो देखबे किए होंगे, तो समझिए। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, दृढ़ोत्तक, मृत होता है, यानी इसको आप छाती पहुंचाइएगा तो पेड़ को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, दृढ़ोत्तक जो होता है, छलवा जो पहाड़ में नहीं जम जाता, पपड़िया कौची में, पेड़ में, तो उसी को बोलते हैं दृढ़ोत्तक, इंग्लिश में स्केलेन्काइमा। अब समझिए बात को, कभी कभी आदमी खुरपी से या हंसुआ से आई लव यू लिखे के चक्कर में, ठीक है ना, क्या करता है कि ज्यादा अंदर तक खुराच देता है। तो ज्यादा अंदर तक किसको खुराच देता है, ये सबके पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। तो बेचारा के रस उस निकल जाता है। तो नहीं, उतना नहीं खुरचिएगा। बाहर में खुरचने पर क्या होता है, उसको दर्द नहीं करता, काहे कि मृत होता है। स्केलेन्काइमा क्या होता है, मृत होता है। दृढ़ोत्तक क्या होता है, मृत होता है। और ये क्या प्रदान करता है, कठोरतापन। बाहर में होगा तो कठोरतापन। ये किसके मतलब अस्थायी उत्तक के सरल के होगी एग्जाम्पल। हमको लगता है आप समझ गए। मृदोत्तक कोमलता, स्थूल कोणत्तक लचीलापन, और दृढ़ोत्तक कठोरपन, ठीक है। आप समझिए, एक जटिल, जटिल में आता है फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम, या फ्लोएम या जाइलम जे कहिए। इसको तो भली भराती आप सुने होंगे। इस सब का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, नोट्स बना के हम डाल देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम, जुड़ जाइएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक से, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, नाम में से लग रहा है जाइलम जाल ले जाएगा, फ्लोएम फल लाएगा, समझ रहे हैं, इसी से पकड़ लीजिएगा। इसको कास्ट यानी इंग्लिश में वुड बोला जाता है, जाइलम को, और फ्लोएम को बास्ट बोला जाता है। उसको कास्ट, इसको बास्ट, ठीक है। अब समझिए, ये विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर बनता है, इसको इसीलिए इसको जटिल कहते हैं। अब देखिए, जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है, पहले फ्लोएम के समझ लेते हैं। फ्लोएम का कुछ कार्य नहीं है, लगले फ्लोएम यानी फल को ले जाएगा। फल मतलब खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ से जैसे मान के चलिए कि
आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है, ठीक है, पत्ती में करता है और तना में भी करता है। हरा भाग होता है वहां सब जगह होता है, खाली पत्ती में नहीं होता, तना में भी होता है, ठीक है, जड़ में नहीं होता है। तो क्या होगा, पत्ती में मान के चलिए कोई पौधा में पत्ती में हो रहा प्रकाश संश्लेषण, खाद्य पदार्थ बना, अब जड़ को भी तो चाहिए, पौधा में जड़ होता है उसका भाग, तो वहां से क्या होता है फ्लोएम के माध्यम से जड़ तक पहुंचेगा, विभिन्न तना तक पहुंचेगा, सब जगह कहाँ से पहुंचेगा, खाद्य पदार्थ का सम्मान कौन करता है, फ्लोएम। लेकिन जाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जाइलम को हम ऊपर में समझेंगे। जाइलम जो है जल का सम्मान करता है, ठीक है, जल का सम्मान कौन करता है, जाइलम। समझिए बात को, जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल, जो कि इसके अंदर में होता है, क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश की मतलब प्रकाश चाहिए, ठीक है, और जो होता है पौधा अपना जड़ से खनिज तथा जल को ले जाता है, तो जल का जो परिवहन करता है ये कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अब समझिए जाइलम इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि जाइलम का जो वार्षिक वलय होता है ना, जाइलम का वार्षिक वलय होता है, जैसे समझिए जाइलम एक प्रकार का स्थायी उत्तक होता है, वो पेड़ में जानते क्या होता है, एक साल में परत जमा, दूसरा साल फिर परत जमा, तीसरा साल फिर परत जमा, चौथा साल फिर परत जमा, इस तरीका से परत दर परत जमता है, उसका वो एक वैज्ञानिक पद्धति होता है। तो वही परत को वैज्ञानिक मशीन से गिन के अब बता देता है कि पेड़ कितना साल के, तो पूछ देता है कि निम्न में से किसके वलयों को गिनकर पौधे की उम्र ज्ञात किया जाता है, तो उसका होता है आंसर जाइलम, ठीक है, जाइलम के वलयों को गिनकर पौधे की उम्र ज्ञात किया जाता है। और इस क्रिया को या फिर मतलब इसके अध्ययन को, पौधे की उम्र गिनने के अध्ययन को, जाइलम के वलयों को गिनकर डेंड्रोकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रोकोलॉजी। हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हम बहुत धीरे धीरे बताए हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप बेशक कमेंट कीजिए, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है आपका भाई मिस्टर अंकज। जय हिंद दोस्तों।